मेरठ शहर के एक छोटे से गांव की रहने वाली पलक, जिसकी उम्र अभी 15-16 साल की थी, हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। आज जब वो पढ़कर घर लौटकर वापस आती है तो अपने पिता हरीश से कहती है कि पिताजी, मुझे रास्ते में कुछ लड़के छेड़ते हैं। जब मैं स्कूल से वापस, स्कूल की छुट्टी होती है, घर आने के लिए जब स्कूल से निकलती हूँ, कॉलेज से अपने निकलती हूँ, तो कुछ लड़के मुझे रास्ते में छेड़ते हैं। पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन है जो तुम्हें छेड़ता है। अब पिताजी अगले दिन अपने साइकिल से, पुरानी टूटी फूटी साइकिल, चूंकि पिताजी बहुत गरीब थे, खेती किसानी वाले मजदूर थे, पिताजी अगले दिन साइकिल से, उस समय जब उस बिटिया की छुट्टी होती है, पलक की छुट्टी होती है, उस टाइम वो उसके कॉलेज के पास ही खड़े रहते हैं। और अचानक जब छुट्टी होती है, पलक बाहर निकलती है तो उसकी निगाहें भी अपने पिताजी को ढूंढ रही थी, और उसके पिताजी भी उन बच्चियों के, उन छात्राओं की भीड़ में, उनकी निगाहें अपने बिटिया पलक पर थी। पलक कुछ देर बाद उनके पास आती है और मिलती है और कहती है कि पापा आप चलिए, अभी वो लोग जो छेड़ते हैं मुझे, वो यहाँ नहीं है, वो रास्ते में मिलेंगे। हरीश कहता है कि ठीक है बेटा, तुम आगे आगे अपने साइकिल से चलो, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। अब हरीश और उसकी बिटिया पलक धीरे धीरे आगे अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुछ देर बाद वो जगह आ जाती है, वो चौराहा आ जाता है जहां पर पलक को बच्चे, लड़के, जहां पर पलक को कुछ लड़के छेड़खानी करते थे। जैसे ही पलक उधर रास्ते से गुजरती है, वैसे कुछ लोगों के मुंह से, जो वहां पर लड़के थे, बदतमीज टाइप के लड़के थे, उनसे मुंह से कुछ अपशब्द निकलता है, हुटिंग करना शुरू करते हैं। और उसके बाद हरीश अपनी साइकिल से उतरता है और इन बच्चों को समझाता है, लेकिन ये बच्चे एक बड़े खानदान के थे, अमीर घर के, रईस ज्यादा बिगड़े हुए औलाद थे, तो उनको समझाता है। उसके बाद चला जाता है। अगले दिन पलक कहती है कि पापा, वो लोग फिर नहीं मार रहे हैं। वो कहता है कि बेटा ठीक है, वो थाने में कंप्लेन करता है, लेकिन फिर थाने वाले जब ये जानते हैं कि नहीं, इससे कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो थाने वाले फिर उन बच्चों को बुलाकर समझाते हैं थाने में, और थाने से छोड़ दिया जाता है। अब चूंकि पलक हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थी, इसलिए अब उसके माता पिता, हरीश और हरीश की पत्नी, दोनों एक लौती संतान पलक को पढ़ाने के लिए कहते हैं, बेटा जैसे तैसे, कुछ दिन की बात और है, अब एग्जाम तुम्हारे नजदीक हैं, तुम हाई स्कूल पास कर लो, बस तुम्हें ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। वो बिटिया पलक कहती है कि ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे उसका हाई स्कूल का एग्जाम हो जाता है। हाई स्कूल के एग्जाम होने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पूरे स्कूल में उसने टॉप किया है, यानी पढ़ने में वो बहुत ही होशियार और बहुत ही अच्छी होती है पलक। फिर धीरे धीरे उसकी 11वीं क्लास की पढ़ाई होती है, जबकि घर वाले, पिताजी विशेष करके, हरीश बार बार रोकते हैं कि बेटा, हमारा समाज जो है, बेटी अब तुम 16-17 साल की हो गई हो, तुमने हाई स्कूल की परीक्षा पूरी कर ली है, हाई स्कूल की पढ़ाई उत्तीर्ण कर ली है, तुम हाई स्कूल तक ठीक ठाक पढ़ ली हो, बेटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज बहुत कुछ कहता है। समाज बेटियों को पढ़ाने पे, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज ज्यादा बेटियों को पढ़ाने के लिए नहीं कहता है। हमारे बूढ़े और बुजुर्गों ने कहा है कि बेटियों को ज्यादा बाहर की हवा नहीं खानी चाहिए। वो अपने पिता से कहती है पलक की, पापा देखो, अब जमाना बहुत बदल चुका है। दरअसल दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी कहानी है। जब जमाना पुराना होता था, जब लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एक रूढ़वादिता थी, एक समाजवादिता थी कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना की जाए। उस समय की ये कहानी है। फिर आगे क्या हुआ, कैसे पलक ने अपने घर वालों यानी माता पिता के कहने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसने अपना मुकाम पा लिया। से पलक ने वो सब हासिल कर लिया जिसकी उसे चाहत थी। कैसे उसने समाज में एक नया दर्जा प्राप्त किया। दोस्तों, ये इसी की कहानी है। बहुत ही सामाजिक और बहुत ही रोचक, बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं ऐसी समाज को सुधारने वाली कहानियां अपने इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, कुछ लोगों के नाम हैं जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, उसके बाद कहानी को स्टार्ट करेंगे। और आपसे मेरा बस एक ही छोटा सा और विनम्र अनुरोध कि दोस्तों, जब आप कहानी देखा करें तो आप ये जरूर बताया करें कि आपको कहानी कैसी लगी, और आप कहानी किस जिले से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, किस जगह से सुन रहे थे, ताकि हमें ये पता चले कि आप
हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे थे और हमारी कहानी कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। दोस्तों, सबसे पहला नाम है जो पिछली कहानी पर जिनका कमेंट आया था, वो नाम है श्रवण कुमार हरदोई। ये हमारे परमानेंट श्रोता हैं। श्रवण कुमार हरदोई भाई साहब का प्यार हमेशा मिलता रहता है हमें। दूसरा नाम है जीतू भाई का। जीतू भाई भी हरियाणा से हैं। इनका प्यारा सा कमेंट हमें मिलता रहता है कहानियों पर। बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियां जीतू भाई भी सुनाते हैं। अगला नाम है पुनीत कुमार का। अगला नाम है यूसुफ शेख का। विजय हैं। इन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर दोस्तों प्राप्त हुआ था। उम्मीद है आपका भी प्यारा सा कमेंट इस कहानी पर जरूर प्राप्त होगा, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूं। दोस्तों, फिलहाल बिना समय व्यतीत करते हुए, बिना समय को गंवाए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे जब वो हाई स्कूल पास हो जाते हैं, उसके पिताजी और माताजी रोकते हैं, यानी कि हरीश और हरीश के पत्नी दोनों रोकते हैं कि नहीं बिटिया, अब तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है। समाज वाले बहुत उंगलियां उठाते हैं, समाज वाले बहुत कुछ कहते हैं। देखो, हमारे पूरे गांव में कोई भी लड़की अब पढ़ने नहीं जाती है, हमारे न आस की, न पड़ोस की, न गांव की। तो अब बेटा ऐसा है कि तुम घर का काम सीखो, चूल्हा चौका सीखो, घर में क्या कैसे बनता है, सिलाई उलाई का काम सीख लो, तुम पढ़ाई करने मत जाओ बेटा। लेकिन पलक की जिद थी, बचपन से उसने ठान रखा था कि जिंदगी में ऐसे नहीं बैठना है। जो इन लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने एक रूढ़िवादिता बनाई है कि बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ना भी है और मुझे ये भी साबित करना है कि नहीं, बेटियां अगर आज के डेट में पढ़ लें तो कहीं से भी कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। वो मानती नहीं है, कहती है कि नहीं पिताजी, मेरा एडमिशन करवाइए। अब पिताजी मजबूर हो जाते हैं। पिताजी भी क्या करते हैं, पिताजी मजबूर हो जाते हैं। पिताजी उसका जैसे तैसे कक्षा 11 में एडमिशन करवाते हैं। क्योंकि हाई स्कूल में उसका बहुत अच्छा नंबर आया था, इसलिए इंटर में जब वो दाखिला लेने कक्षा 11 में जाती है, तो गांव के बगल ही 2-3 इंटर कॉलेज पढ़ते थे। दोनों तीनों इंटर कॉलेज में सब यही चाह रहे थे कि ये छात्रा मेरे यहाँ आ जाए, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो फिर हरीश अपनी बेटी पलक को लेकर वहीं बगल के ही एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का एडमिशन करवाते हैं। अब पलक धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय को जैसे पंख लग गए हों। समय 1 साल का कब व्यतीत हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है, और ना ही पिता हरीश को पता चलता है। अब 1 साल के समय बीतने के बाद कक्षा 11 जैसे तैसे वो कठिनाइयों से, पिता उसका हरीश जो है वो कमा रहा था, खेती किसानी मजदूरी, जहां से जो 4 पैसे लाता था उसमें जो उसकी दिनचर्या चलती थी, उसके अलावा जो पैसे बचते थे, जो उसके पास बचत होती थी, वो तन्मयता से अपने बेटी पलक के पढ़ाई में तन मन धन से जुट गया था कि ठीक है, अगर बिटिया कह रही है तो मैं इसको पढ़ाऊंगा। कक्षा 11 जब उत्तीर्ण कर लेती है, फिर आती है कक्षा 12 यानी इंटर की पढ़ाई। अब इंटर की पढ़ाई में पलक जैसे इंटर में जाती है, फिर उसे नई नई किताबें खरीदनी होती हैं, नए नए सिलेबस हैं, नई नई चीजें करनी है। अब पलक बहुत हैरान परेशान थी, चूंकि बोर्ड का एग्जाम था, इसलिए कॉपी किताब तो खरीदना जरूरी है। वो अपने पिता हरीश से कहती है। हरीश कहता है कि ठीक है बेटा, अभी पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा तुम्हारी कॉपी किताब मैं खरीद दूंगा। कुछ दिन बाद हरीश जाता है, मजदूरी करता है, किसानी करता है, लोगों के घर पर काम करता है, मजदूरी करके जो पैसे इकट्ठा करता है। करीब 15-20 दिन बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके जो क्लास चल चुके थे 15 दिन, उसके बाद बिटिया को लाकर कॉपी किताब देता है। बिटिया जब कॉपी किताब पाती है तो कहती है कि पापा बहुत देर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं पापा, अगर आपने हमें किताब खरीद के दे दी है तो हम पढ़ाई जरूर करेंगे। और वो अपना पिछला जो 15 दिन का उसका पूरा पाठ्यक्रम बिगड़ चुका था, उसको रात दिन जग कर वो मेहनत से, तल्लीनता से तय कर लेती है, पढ़ लेती है, अपना अध्ययन कर लेती है। के साथ भी हरीश बैठता, हरीश सबसे कहने लगता कि मेरी बेटी बहुत होनहार है, रात दिन लगातार वो मेहनत करके पढ़ाई करती है। अब जब गांव के कुछ लोग इस बात को सुनते हैं तो कुछ लोगों को तो हजम ही नहीं होती है, और कुछ लोग समाज के ऐसे थे जो हरीश को समझाने लगते हैं कि देखो भाई, बिटिया का मैटर है और तुम इसे ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत, नहीं तो कल को कोई न कोई समस्या जरूर उत्पन्न होती है। कहने का मतलब समाज वाले उसका धीरे धीरे कान भरने लगते हैं कि तुम अपनी बिटिया की पढ़ाई छुड़ा दो और अपनी बिटिया का हाथ जल्दी से जल्दी पीला करा दो। वो कहता है कि ठीक है। अब उसको लोग इतना 1 साल के अंदर उसके मन में इतनी भ्रांतियां पैदा कर देते हैं कि वो कुछ सोचने समझने के लिए तैयार नहीं था। और फिर धीरे धीरे एग्जाम हो जाता है। इंटर का एग्जाम होने के बाद
पलक जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन स्कूल जाती है और स्कूल से जब वापस लौटती है तो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं आज फिर फर्स्ट क्लास आई हूँ, मैंने आज बहुत अच्छे नंबर के साथ फिर से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उसके पिता हरीश जी फूले नहीं समाते हैं, लोगों से कहते हैं कि देखो इंटर की परीक्षा में फिर से मेरी बिटिया ने एक बार टॉप किया है, वो बहुत अच्छी है पढ़ने में, वो कुछ न कुछ करके दिखाएगी। लेकिन जब वो समाज वालों से कहना शुरू करता है हरीश, तो जो समाज वाले होते हैं उसकी बातों का थोड़ा सा बुरा मान रहे थे कि अभी और आगे पढ़ाएगा। फिर कुछ समाज के नुमाइंदे, कुछ समाज के लोग जो उसके साथ बैठते थे, वो हरीश को रोकते हैं कि देखो अब तुम्हारी बिटिया की उम्र करीब 20-21 साल हो गई है, ऐसे में बिटिया का जितनी जल्दी हो सके हाथ पीला करा लो। अब हरीश आता है, जैसे ही घर पहुंचता है उसकी बिटिया से अपनी बातें करता है, कहता है बेटा अब तुम्हें आगे की पढ़ाई नहीं करनी है। तो वो कहती है पापा मैं ग्रेजुएशन जरूर करूंगी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुझे करनी है। तो वो कहता है कि नहीं बेटा। दोनों में बातें होने लगती हैं। जबरदस्ती अपने पिताजी हरीश से कहते हैं कि नहीं पापा मैं पढ़ाई करूंगी, जिसको जो करना है वो करे। पापा आप ही कहते हो ना कि समाज सिर्फ कहता है, समाज सिर्फ मुंह उठाकर बोलता है, कोई किसी की सहायता नहीं करना चाहता। आप जो समाज में जिन लोगों के साथ बैठ रहे हो ना, वो लोग नहीं चाहते कि आपकी बिटिया पढ़कर आगे बढ़े। अब हरीश कहता है कि नहीं बेटी, वो लोग भी हमारे शुभ चिंतक हैं। तो पलक कहती है कि वो हमारे शुभ चिंतक नहीं है, हमें वो आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं पिताजी। तो हरीश कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी है जैसा भी है पूरे परिवार वालों का फैसला। तुम्हारी मम्मी अभी कुछ खेती किसानी के काम से खेत में गई हैं, अभी शाम को आए तो बैठकर बातें करते हैं। अब शाम धीरे धीरे हो जाती है। शाम होने के बाद दोनों पति पत्नी, हरीश और उसकी पत्नी और पलक यानी कि उसकी बिटिया, तीनों साथ में बैठते हैं और उसकी पढ़ाई की चर्चा शुरू होने लगती है। हरीश और उसकी पत्नी एक तरफ थे कि अब पलक पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन पलक कहती है कि नहीं पिताजी मैं पढ़ाई करूंगी। वो कहता है कि बेटा देखो घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, इंटर में तुम्हें कक्षा 12 में जैसे तैसे मैंने मेहनत मजदूरी करके बेटा तुम्हें पढ़ाया, ग्रेजुएशन में चली गई हो और तुम्हारा एक नए कॉलेज में एडमिशन होगा, ऐसे में पैसे बहुत लगेंगे बेटा और मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसा करता हूँ बेटा मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ और शादी करने के बाद तुम अपने ससुराल चली जाना, वहां तुम्हारा पति अगर चाहेगा तो तुम्हें पढ़ाई लिखाएगा, अन्यथा तुम यहीं तक पढ़ाई करो। पलक बड़ा सोचती है, हैरान परेशान होती है और कहती है कि पिताजी जिसने मुझे पैदा किया, आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे इंटर तक पढ़ाई करवाई मेहनत मजदूरी करके, जब आप ही मेरी पढ़ाई के लिए इतने बड़े बाधक बन रहे हो तो क्या जरूरी है जहां पर मेरी ससुराल होगी, जहां पर मेरी शादी होगी, जहां पे आप मेरी शादी करोगे वो लोग मेरी पढ़ाई के पक्ष में रहें, ये आप कैसे कह सकते हो। पिताजी को भी लगता है कि बिटिया बात सही कह रही है, गलत बिल्कुल नहीं कह रही है, लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए पिता भी अपने स्थान पर बिल्कुल सही था, वो भी गलत नहीं था। हालांकि दोनों तीनों में ये तय हो जाता है कि अब पलक पढ़ने नहीं जाएगी, जबकि पलक अपने पिता हरीश को समझाती है कि पिताजी बहुत सारी छात्रवृत्तियां आती हैं, बहुत सारे वजीफे आते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप आती है, कई चीजें सरकार देती है, कई चीज स्कूल वाले देते हैं जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं। ऐसे में हो सकता है जो पैसा आप लगाओ हमें वापस मिल जाए, तो पिताजी मुझे पढ़ाई करने दो। लेकिन हरीश का लोगों के कहने पर दिमाग इतना भंग हो चुका था कि हरीश फैसला नहीं ले पाता है और उसका और उसकी पत्नी का एक ही फैसला रहता है कि पलक अब तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है। पलक भी बेचारी क्या करे, माता पिता के आगे मजबूर थी। अब सिलसिला शुरू होता है पलक की शादी का। कुछ लोग आते हैं, पलक बिना नहाए धोए जिस स्थिति में रहती है उसी स्थिति में गंदे कपड़े पहनकर उन लोगों के सामने आ जाती है ताकि वो लोग शादी से मना कर दें। ऐसा कई बार होता है और फिर हरीश एक दिन पलक को 2-3 हाथ खींचकर मार देता है गाल पर। जब एक लड़का और उसके पिताजी लड़के के पक्ष वाले देखने आते हैं तो जब लड़की को बुलाया जाता है तो अपने बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे कर देती है और आती है और लड़के वालों से थोड़ा बदतमीजी उसके पिताजी से बात करने लगती है कि आपकी क्या हैसियत है मुझसे शादी करने की, हम शादी नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो लड़कों वालों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। लड़के वाले कहते हैं कि भैया आपकी बिटिया ना थोड़ा बदतमीज टाइप की है, भले ही पढ़ी लिखी है लेकिन ये थोड़ा बदतमीज टाइप की है, तो हम इससे शादी नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो ऐसी थी नहीं, पलक इस
विचारधारा की नहीं थी, सिर्फ वो ऐसा इसलिए करना चाह रही थी कि हो सकता है कि पिताजी जब 2-4 शादी मेरी नहीं तय होगी तो पिताजी मुझे पढ़ाई के लिए परमिशन दे दें। लेकिन पिताजी के नज़र में तो समाज की जहाँ पर उठते बैठते थे वहाँ की चीज़ें दिमाग में चल रही थी। इसलिए हरीश नहीं समझ पाता है कि उसकी बिटिया देखते देखते इतना बदतमीज, इतनी गलत लैंग्वेज में, इतनी आए हुए अतिथियों से कैसे बात करने लगी है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब हरीश को टेंशन होने लगती है, हरीश बहुत चिंताग्रस्त रहने लगता है, साथ में उसकी पत्नी चिंताग्रस्त रहने लगती है। अब एक दिन क्या होता है, हरीश की पत्नी और हरीश दोनों बैठकर बात ही कर रहे थे कि अचानक से हरीश की पत्नी को पेट में तेजी से दर्द होने लगता है। और जब दर्द होने लगता है तो हरीश एम्बुलेंस को कॉल करता है, एम्बुलेंस आती है और उसे उसकी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाती है, बिटिया भी साथ में जाती है। अब उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, ग्रामीण क्षेत्र का हॉस्पिटल होता है, दूर दूर तक कोई डॉक्टर ही नहीं। वैसे भी आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र के जो हॉस्पिटल होते हैं उनकी क्या दशा होती है आप जानते हैं। देर के बाद पूछताछ के बाद हरीश को एक डॉक्टर मिल जाता है जो जेंट्स डॉक्टर होता है, और हरीश उसे बताता है कि उसकी पत्नी को पेट में काफी तेजी से दर्द हो रही है, असहनीय दर्द हो रही है, कृपया उसे चेक कर लें। अब वो जैसे ही चेक करने के लिए अपना अलावाला लेके डॉक्टर आगे बढ़ता है, वैसे हरीश के मुंह से निकलता है कि आपके यहाँ कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है क्या? वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है, हम ही हैं, हम ही चेक करेंगे। वो कहता है ये तो गलत बात है भाई, देखो आप डॉक्टर हो और एक लेडीज को चेक कर रहे हो और पेट वगैरह छूना है, तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मेरी पत्नी को भी बुरा लग रहा है। ऐसे में अगर कोई लेडीज डॉक्टर हो तो उनको बुलाइए आप। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा है, देखो लेडीज डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, लेडीज डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपनी बीवी को लेकर जाइए, मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, वो दवा बाहर से ले लेना। और लेडीज डॉक्टर रहेंगी कहाँ से साहब? आप लोग तो अपनी बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हो, और जब बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो आगे बढ़ेंगी नहीं, तो लेडीज डॉक्टर कहाँ से पैदा होंगी हॉस्पिटल में? ये बातें उसके दिमाग में, हरीश के दिमाग में घर कर जाती हैं कि कहीं ना कहीं से ये चीजें सही कह रहा है, जो ये कह रहा है वो 100% सही कह रहा है। अब हरीश अपनी पत्नी को फिर दवा ववा लेके घर वापस आता है और काफी देर कर बैठकर सोचता है। उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि देखो डॉक्टर साहब कैसे कह रहे थे, हम ही लोग हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते हैं। दोनों बैठकर बात करते हैं पति पत्नी, और फिर तुरंत पलक को बुलाया जाता है। पलक आती है, पलक से हरीश कहता है कि बेटा कल से तुम्हें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है ले लो, समाज को जो कहना है वो कहे, समाज को जो करना है वो करे, मैं हर कुछ सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम अगर पढ़ना चाहती हो और तुम्हारे पढ़ने की लालसा है तो मैं तुम्हारे पढ़ाई में बाधक नहीं बनूंगा। अब पलक खुश हो जाती है, सोचती है कि आज अचानक पिताजी के दिमाग में, इतना दिन से मैं समझा रही थी, मिन्नतें कर रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, पैर पड़ रही थी कि पिताजी मान जाओ, लेकिन पिताजी नहीं माने। आज क्या ऐसी बात हो गई जो पिताजी ने अपने मुंह से कह दिया कि नहीं बिटिया तुम पढ़ाई करो? फिर पिताजी से जब पूछती है तो पिताजी बताते हैं, दरअसल तुम्हारी माँ के जब पेट दर्द शुरू हुआ था तो डॉक्टर के पास ले गया था, और डॉक्टर ने ऐसा कहा, बेटा वो दर्द अगर तेजी से बढ़ गई होती तो मैं यही सोच रहा था तुम्हारे माँ का क्या हाल होता। और तुम्हारी माँ की तरह बहुत सारी माएँ वहां पर आती होंगी जिनको देखने के लिए जेंट्स डॉक्टर ही रहते हैं। ये सब सोचकर मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए दोबारा परमिशन दी, जाओ तुम पढ़ो। अब फिर पलक के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है दोस्तों। फिर पलक जो है वो पढ़ाई करने लगती है, जैसे तैसे वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, फिर MBBS में दाखिला लेती है। दाखिला लेने के बाद वो अपना पूरी पढ़ाई पूरी करती है, MBBS की पढ़ाई करती है डॉक्टर की। और वो फिर एक समय ऐसा आता है जब 5 साल बाद वो MBBS का पूरा कोर्स कर लेती है। कोर्स करने के बाद वो एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है, और बड़े डॉक्टर बनने के बाद कुछ समाज के लोगों का सहयोग, कुछ गांव के लोगों का सहयोग, कुछ जो मेहनत मजदूरी से बचत बनाकर रखी थी, 2-4 कमरे का उसी गांव में एक हॉस्पिटल तैयार किया जाता है, और वो हॉस्पिटल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की प्यारी सी कहानी। दोस्तों
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था कि हमारे भारत में आज भी ऐसे बहुत सारी जगह मिल जाएगी, ऐसे बहुत सारे गांव, मोहल्ले, कस्बे मिल जाएंगे जहां पर लड़कियों को कम उम्र में ही शादी के बंधन में ढकेल दिया जाता है, उनकी शिक्षा को, उनकी पढ़ाई को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। कहीं ना कहीं से ये कम उम्र की शादी और उनके शिक्षा को रोकना, उनके कम समय में ही जिम्मेदारियां उनके सर पर आ जाना, उनके पूरे जीवन को एक संघर्ष में बदल देती है। दोस्तों, फिलहाल ये कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, कहां से देख रहे थे और आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली कहानी में हम आपका नाम जरूर लेंगे। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।